हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस इज़ योर फेवरेट चैनल स्टडी फॉर ऑल। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ब्रेन से है। ब्रेन यानी मस्तिष्क जिसे कहते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तो सामने है, एनटीपीसी ग्रुप डी और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाने वाला ये हॉट टॉपिक रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन जानते हैं, जैसे ब्रेन का काम क्या होता है? कमांड देना। कमांड मतलब ऑर्डर करना, ऑर्डर दे रही है कि भैया ये करना है, अच्छा मुझे लिखना है या मुझे चलना है। तो कमांड देने का काम कौन करता है? ब्रेन, जिसके द्वारा हम सब कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कंट्रोलिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं। कंट्रोल, जैसे कि बारिश हो रही है तो नहीं निकलना है, तो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, नहीं निकलना है, रहना है, अच्छा अभी यहाँ नहीं जाना है, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो हमारा ब्रेन करता है। दूसरा क्वेश्चन, इसको एक संज्ञा दी गई है ब्रेन को, सीपीयू की। तो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी की सीपीयू किसे बोला गया है? तो सीपीयू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन। जैसे आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर में ब्रेन किसे बोला जाता है? तो सीपीयू को, तो सीपीयू को ब्रेन बोल दिया गया है। वैसे बॉडी का सीपीयू की संज्ञा दे दी गई है, ब्रेन को दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे कम या ना के बराबर यहाँ पे रीजनरेशन होता है और रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन से मतलब निर्माण, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए चोट लग गई आपको, यहाँ का सेल्स डैमेज हो गया, तो यहाँ पे रिकॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा या रिपेयरिंग नहीं होगा, रीजनरेशन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं भैया बाइक चलाइए तो आप क्या पहन लीजिए? हेलमेट ज़रूर पहनिए, जिससे आप अपनी जान बचा सकें। अगर चोट लग गई भैया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बात किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी भी जान बचाइए और दूसरों की जान बचाइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली संरचना कौन सी होती है? तो ये देख रहे होंगे, ये दिख ही रहे होगा, तो इसको स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल के नीचे ही हमारा ब्रेन होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली संरचना कौन सी होती है? स्कल होती है, खोपड़ी जिसे बोलते हैं। अच्छा, बात की जाएगी ब्रेन किस झिल्ली से कवर्ड होता है, ढका होता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए ये आपकी, ये मान लीजिए क्या है? ब्रेन है। क्या है? ये ब्रेन है। और ब्रेन कितनी झिल्ली से, बात करिए कितनी झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है। ध्यान से देखिएगा, तो कितनी झिल्ली से ढका होता है ये ध्यान से देखिएगा। अभी पहले मैं समझाता हूँ। तो ब्रेन जो होता है कवर्ड होता है, किस झिल्ली से कवर्ड होता है? तो क्रेनियल मेनिंजेस। तो किस झिल्ली से कवर्ड होता है? तो क्रेनियल मेनिंजेस। तो ये जो आपकी जो झिल्ली है, इस झिल्ली को हम बोल देंगे क्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोल देंगे भैया? क्रेनियल मेनिंजेस बोल देंगे, ठीक। क्रेनियल का मतलब होता है मस्तिष्क और मेनिंजेस का मतलब होता है झिल्ली। तो जो ब्रेन है हमारा, मस्तिष्क है जो हमारा, वो मस्तिष्क झिल्ली से कवर्ड होता है, ठीक। अब अगर बात की जाएगी कि ये क्रेनियल मेनिंजेस जो होता है उसमें कितने लेयर होते हैं या कितनी कवरिंग होती है? तो ये जो पूरा, ये जो क्रेनियल मेनिंजेस ये पूरा बनाया मैंने, इसमें भी कितनी संरचना होती है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 3 संरचना होती है। कितनी संरचना होती है? तो 3 संरचना होती है। ध्यान से देखिएगा, पहली कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं इसको रफी कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कितनी संरचना होती है। तो क्रेनियल मेनिंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट का नाम बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूरा मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए पहले जो पार्ट है तो ड्यूरा मैटर बोलते हैं। तो पहली झिल्ली का नाम बताइए जो क्रेनियल मेनिंजेस की सबसे बाहरी झिल्ली, तो ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। तो अगर बात की सबसे बाहरी झिल्ली, तो क्रेनियल मेनिंजेस यानी मस्तिष्क झिल्ली की बाहरी झिल्ली कहलाती है। तो मस्तिष्क झिल्ली की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? ड्यूरा मैटर। तो सबसे जो बाहरी झिल्ली होगा डी फॉर ड्यूरा मैटर। अगर बात की जाएगी दूसरी झिल्ली का नाम क्या है? देखिएगा, दूसरी झिल्ली का नाम होता है एरेक्नॉइड। क्या होता है? एरेक्नॉइड। तो दूसरी झिल्ली का नाम क्या है? अगर बात की जाएगी एरेक्नॉइड मैटर होता है, ठीक है। दूसरी यानी मध्य झिल्ली का नाम क्या होता है? तो एरेक्नॉइड, ए फॉर एरेक्नॉइड मैंने लिखा। और अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, और अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, और बात की जाएगी, ये झिल्ली जो इसके चारों ओर पाई जा रही है, ब्रेन के चारों ओर, तो ध्यान से देखिएगा, ये बी फॉर ब्रेन बता दे रहा हूँ कि ये ब्रेन है, ठीक है। तीसरी जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाया मैटर। वो कौन सा मैटर होता है? पाया मैटर के नाम से आता है। किस मैटर के नाम से आता है भैया? पाया मैटर। तो सबसे आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है? पी फॉर पाया मैटर। मध्य झिल्ली कहलाती है आर्कनॉइड मैटर, और सबसे बाहरी झिल्ली या वाहितम झिल्ली कहलाती है ड्यूरा मैटर। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेनियल मेनिंजेस यानी मस्तिष्क झिल्ली को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट वन इज ड्यूरा मैटर, जिसे बाहरी झिल्ली होता है, ये मध्य झिल्ली होता है। ये कौन सी झिल्ली होती है? मध्य झिल्ली होती है। और ये वाह्य झिल्ली होती है। ये कौन सी झिल्ली होती है? वाह्य या वाहितम झिल्ली हमारी कहलाती है, या बाहरी झिल्ली कहलाती है पाया मैटर।
So cranial meninges is divided into three parts. The first part one is dura mater, the second part one is arachnoid mater, and the third part one is pia mater. तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। इसका क्रम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, बात करेगी कि जो ब्रेन है इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, काम करने वाली यानी क्रियात्मक, और स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाने वाली यूनिट कौन सी होती है, किस सेल से बनी होती है। एक सेल होती है, उसे बोलते हैं न्यूरॉन। तो क्वेश्चन पूछा आएगा ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आप टिक करेंगे न्यूरॉन पे, NEURON। किस पे टिक करेंगे आप, न्यूरॉन पे करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, एक बार देखो आ रहा है कि नहीं, ठीक, बिल्कुल साफ आ रहा होगा, ठीक है। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बहुत ही आपको समझना है कि अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल। अब इसको मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, ब्रेन। अच्छा, बात की ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, बात किया है किसको भैया, ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब 3 भागों में मस्तिष्क को विभाजित किया गया है। पहला देखिएगा ध्यान से, पहला जो होता है फोर ब्रेन। पहला क्या होता है, फोर ब्रेन, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या होता है, फोर का मतलब होता है आगे का मतलब अग्र मस्तिष्क, तो ब्रेन को मस्तिष्क बोलते ही हैं। दूसरा होता है मिड ब्रेन, दूसरा क्या होता है, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मिड मतलब मध्य, तो मध्य मस्तिष्क से बोलेंगे, ठीक। और तीसरी मस्तिष्क होते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड का नाम सुने होंगे, जैसे बिहाइंड का नाम सुने होंगे, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जहाँ हाइंड लग जाए उसका मतलब ही होता है क्या, पीछे। तो ध्यान से देखिएगा, हाइंड ब्रेन क्या होती है, पश्चिम मस्तिष्क कहलाती है। कौन सी मस्तिष्क कहलाती है, पश्चिम मस्तिष्क। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वन इज फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। द सेकंड पार्ट वन इज मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। द थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट वन इज हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊं। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी रहा होगा, एक बार देखो आ रहा है कि नहीं, ठीक। हाँ, पूरा आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए ये मैं ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक। ये मान लीजिए क्या बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ब्रेन बना रहा हूँ। तो अगर ब्रेन बना रहा हूँ तो इसमें मिड ब्रेन कहाँ है, फोर ब्रेन कहाँ है, और हाइंड ब्रेन कहाँ है, सॉरी। तो ये आपकी जो ऊपर वाली जैसे आगे होती है, ये क्या होती है, फोर ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक। और जो मध्य में होगा, ये मध्य में होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मिड ब्रेन। उसे क्या बोलेंगे भैया, मिड ब्रेन बोलेंगे। और यहाँ पे जो सबसे एंड में होती है उसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये लोकेशन है, इसको मैं बना दे रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन, तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट वन इज आपका मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट वन इज हाइंड ब्रेन। अब मैं इसको आपको ब्रेन बताने जा रहा हूँ। पहले ब्रेन का हमारा पढ़ने वाले हैं, कौन सा था ब्रेन, फोर ब्रेन। कौन सी थी भैया, फोर ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे बोलते हैं, तो वो न्यूरॉन को बोलते हैं, ठीक। तो हमारी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे बोला गया ब्रेन को, तो न्यूरॉन सेल्स को बोला गया, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात की जाएगी कि मस्तिष्क में जो झिल्ली होती है उसे मस्तिष्क झिल्ली बोलते हैं, या क्रेनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। इस मस्तिष्क झिल्ली को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे बाह्यतम भाग को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, मध्य भाग को क्या बोलते हैं, अरकनॉइड मैटर बोलते हैं, और सबसे आंतरिक भाग को, आंतरिक झिल्ली को क्या बोलते हैं आप, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, अरे हाँ, पाया मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपको पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फोर ब्रेन को अगर बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेरिब्रम। क्या पढ़ना है भैया, सेरिब्रम पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक की बात की जाए तो आपको पढ़ना है थैलमस। दूसरा क्या पढ़ना है, थैलमस आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन पूछेगा थैलमस किस मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं, तो फोर मतलब अग्र,
फोर मतलब अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत थैलेमस आते हैं, या सेरेब्रम किसके अंतर्गत आते हैं तो फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। या एक थैलेमस होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे ही क्या पाई जाती है हाइपोथैलेमस। क्या पाई जाती है भैया हाइपोथैलेमस। एक एक करके मैं समझाऊंगा। फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, द सेकंड वन इज थैलेमस एंड द थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। इसको मैं एक करके पहले आपको समझाऊंगा। सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा, क्वेश्चन पूछाता है कि मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा किसे माना गया है। तो मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा तो किसे माना जाता है, तो मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा जो होता है आपका मेन पार्ट जो होता है वो आपका सेरेब्रम होता है। साथ साथ पूरे ब्रेन का 80% यानी ब्रेन का मेजर पार्ट कौन सा होता है, तो ब्रेन का मेजर सबसे मुख्य भाग, सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सबसे बड़ा भाग होता है कितना परसेंट, लगभग 80% कहलाता है आपका क्या, तो आपका सेरेब्रम कहलाता है। तो समझ लीजिए पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट या सबसे प्रमुख हिस्सा माना गया है सेरेब्रम का। ठीक है, मेन आपका यही होता है। देखिए क्वेश्चन दूसरा पूछाएगा, जब कोई व्यक्ति सोचता है, बहुत सोचता है, हम कुछ सोचते हैं, हमें पढ़ना है, हमें करना है, हमें सोचते तो हमेशा हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के बारे में। तो सोचना, जब कोई व्यक्ति सोचता है, क्वेश्चन पूछाता है जब कोई व्यक्ति सोचता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है, तो जब व्यक्ति सोचता है तो कौन सा भाग काम करता है, तो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम पार्ट काम करता है। अगर बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये 80% पूरे ब्रेन का बना होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको दो भाग में बांटा गया है। सेरेब्रम को अगर बात कर दी है तो सेरेब्रम जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है लेफ्ट सेरेब्रम, पहला क्या होता है लेफ्ट सेरेब्रम, और जो दूसरा होता है राइट सेरेब्रम। पहला क्या होता है R8 लिख देना मतलब राइट सेरेब्रम। तो क्वेश्चन पूछाएगा सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू विच पार्ट, तो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू इन विच पार्ट, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लेफ्ट सेरेब्रम, दूसरा होता है राइट सेरेब्रम। देखिए लेफ्ट सेरेब्रम क्या होता है, लेफ्ट सेरेब्रम और राइट सेरेब्रम के बीच में ये दोनों को ज्वाइंट कौन करता है, क्वेश्चन पूछाता है। क्वेश्चन पूछेगा इनको ज्वाइंट कौन करता है, मतलब लेफ्ट सेरेब्रम को राइट सेरेब्रम से ज्वाइंट कौन करवाता है, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट कौन सा है। जैसे मान लीजिए मस्तिष्क है ये, तो ठीक है, इसके बीच में ज्वाइंट कोई होगा ज्वाइंट करने वाला, तो इसके बीच में जो ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट करने वाला है ये लेफ्ट सेरेब्रम, ये राइट सेरेब्रम, तो इसको जो ज्वाइंट कर रहा होगा उसका नाम पूछा जाता है। इसका नाम बहुत ही बार पेपर में आया भी है, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। तो ये ज्वाइंट जो करता है उसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या बोला जाता है उसे, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कॉर्पस कैलोसम हेल्प टू द ज्वाइनिंग ऑफ लेफ्ट सेरेब्रम एंड राइट सेरेब्रम, मतलब लेफ्ट सेरेब्रम को राइट सेरेब्रम से ज्वाइन करने का काम कौन करता है, तो कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल इसको लिखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लोब से संबंधित आता है, तो ब्रेन में कितने लोब होते हैं, ठीक, लोब कितने चैम्बर्स बोल सकते हैं उसे, तो ब्रेन में कितने लोब होते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। तो लोब कितने होते हैं, तो लोब होते हैं 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं भैया, 4 लोब होते हैं। क्वेश्चन पूछाएगा तो ब्रेन में लोब की संख्या कितनी होती है, तो 4 लोब होती है। बात की पहली कौन सी लोब होती है, एक बार देख लो आ रहा है या नहीं, ठीक। तो ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं, तो 4 लोब्स होते हैं। पहला लोब का नाम मैं बताना चाहता हूँ, पहला लोब ए नंबर, पहला होता है फ्रंटल लोब। पहला कौन सा होता है भैया, फ्रंटल लोब होता है। ध्यान से देखिएगा, फ्रंटल लोब। बात की जाएगी बी नंबर पे, तो बी नंबर पे कौन सा लोब होता है, तो बी नंबर पे होता है पैरिएटल लोब। कौन सा, पैरिएटल लोब होता है, तो पैरिएटल लोब होता है दूसरे नंबर पे, तो पैरिएटल लोब होता है। सी नंबर पे कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा, टेम्पोरल लोब। तीसरा लोब कौन सा होता है, टेम्पोरल लोब। कौन सा होता है भैया, टेम्पोरल लोब होता है। अगर चौथे की बात कीजिएगी तो चौथा लोब कौन सा होता है, तो ध्यान से देखिएगा, चौथा लोब होता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब। बिल्कुल आपको पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट है, पेपर टफ आएगा तो यही सबसे क्वेश्चन अराइज होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर बात करूँ मैं तो देखिएगा ध्यान से, पहला अगर मैं इसको अगर एक फिगर से बताना चाहूँ तो ये मान लीजिए क्या है, ब्रेन है, ये मान लीजिए ब्रेन है। तो पहला
ध्यान से देखिएगा, ब्रेन है पहला जो आगे वाला जो होगा फ्रंट में, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो होगा फ्रंट में। अगर ब्रेन मान लें, ये ब्रेन मान लें पूरा, ये ब्रेन ही तो है, मान के लें, ठीक है। ऊपर जो होता है वो क्या होता है, फ्रंटल। तो ऊपर वाला जो होता है, सामने जो होता है, ये क्या होता है, फ्रंटल, मतलब जो फ्रंट में होता है, तो फ्रंटल लोब होता है। पैरिएटल मतलब परिधि, मतलब किनारे किनारे, ये जो होता है किनारे किनारे। तो किनारे किनारे जो होते हैं वो किनारे किनारे, ये जो किनारे किनारे हैं, ये जो ये किनारे किनारे, ये जो होता है, ये और ये होता है आपका पैरिएटल लोब, पी फॉर पैरिएटल लोब। और अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, और बात की जाएगी क्या, कि सबसे अंतिम में कौन सा लोब होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये ओ फॉर ऑक्सीपिटल, ये जो लोब होता है पीछे वाला, ये कौन सा लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब। ये जो पीछे वाला लोब होता है वो क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीपिटल लोब। और जो कान के पास, ये कान के ऊपर, ये कान के पास होता है, जो कान के पास होता है वो कौन सा होता है, ये कान है, मान लीजिए ये कान है, ये कान के पास में बना दे रहा हूँ, ये कौन सा होता है, तो ये टेम्पोरल लोब होता है। कौन सा लोब होता है, टेम्पोरल लोब। तो ये वाला हिस्सा जो कौन सा होता है, तो ये वाला आपका होता है फ्रंटल वाला। किनारे किनारे जो होता है, ये जो किनारे, ये लेफ्ट और राइट वाले में, तो ये पैरिएटल लोब्स होता है, लेफ्ट पैरिएटल लोब्स एंड राइट पैरिएटल लोब्स। और बात क्या आएगी, और उससे पीछे वाला कौन सा होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है। और कान के ऊपर जो ये वाला होता है, ये जो कान के ऊपर ये वाला होता है वो कौन सा होता है, टेम्पोरल लोब्स होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबका काम अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। पहला फ्रंटल लोब के बारे में बताऊँ आपको, तो फ्रंटल लोब क्या, ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं, ये क्या होता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया अलग होता है, ये ब्रोकस एरिया कहलाता है। क्वेश्चन पूछाएगा कि मस्तिष्क में ब्रोकस एरिया कौन सा लोब कहलाता है, ठीक है। तो ब्रोकस एरिया कौन सा लोब के अंतर्गत आता है, तो ब्रोकस एरिया कौन से लोब के अंतर्गत आता है, तो फ्रंटल लोब के अंतर्गत आता है। किस लोब के अंतर्गत आता है, फ्रंटल लोब के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फ्रंटल लोब। अब ब्रोकस एरिया में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रोकस क्या होता है, यहीं से हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, यही इसी द्वारा ये कंट्रोल करने का काम ये फ्रंटल लोब का होता है। तो जो मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है, वोकल कॉर्ड की। तो मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, अगर वोकल कॉर्ड जो स्वर यंत्र जिसे है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स, ध्यान से देखिएगा, वोकल कॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। ध्यान से देखिएगा, अगर वोकल कॉर्ड से नहीं मूव करेगी तो हम क्या जो बोल रहे हैं, स्पीच वोकल कॉर्ड से तो जो स्पीच हम बोल पा रहे हैं, तो स्पीच कब हम जब बोल पाएंगे, किसकी मदद से, जब हमारा क्या काम करेगा, जब हमारा मूवमेंट होगा किसमें, वोकल कॉर्ड्स में। वोकल कॉर्ड से स्वर निकलेगी तो हम स्पीच मतलब बोल पाएंगे। तो जो स्पीच होते हैं, जो हम बोल पाते हैं, या फिर जो हम बोलते हैं, या फिर जो वोकल कॉर्ड्स होता है जो मूव कर पाती है, ये ब्रोकस एरिया के थ्रू मूव कर पाती है। और ब्रोकस एरिया किसके अंतर्गत आता है, किस लोब में आता है, तो फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब का काम क्या है कि जो हम बोलते हैं, बोलने में, अब मुझे बोलना है तो ये ब्रेन ही तो बता रहा है कि बोलना है, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। कौन करता है, फ्रंटल लोब, कि हाँ मुझे अभी स्पीच बोलना है। ये हमारे अब यहाँ से हमें यहीं से बोलते हैं, तो वोकल जब ये मूव होगा तभी हम स्पीच हैं तब बोल पाएंगे, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। दूसरा लोब का काम है, पैरिएटल लोब का क्या काम होता है, तो ध्यान से देखिएगा, पैरिएटल लोब क्या होता है, जैसे अब हाँ हमें कुछ खाना है या किसी स्वाद का पता चल रहा है कि हाँ बहुत स्वादिष्ट होगा, जलेबी देखते हैं तो जलेबी में स्वाद आ जाता है कि हाँ ऐसा होगा, या फिर कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ होती है, खुशबूदार पुलाव हो गया, तो ये स्वाद गस्टेटरी, ध्यान से देखिएगा, गस्टेटरी वाला जो होता है, गस्टेटरी वाला जो होता है, तो गस्टेटरी वाला जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, गस्टेटरी का मतलब ये होता है, आप एक शब्द में आराम से समझ सकते हैं, गस्टेटरी का मतलब ये होता है कि स्वाद संबंधित। तो गस्टेटरी एरिया कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछाएगा, तो गस्टेटरी एरिया किस लोब में पाई जाती है, तो पैरिएटल लोब में पाई जाती है। और अगर बात करिए ब्रोकस एरिया कहाँ पाई जाती है, तो फ्रंटल लोब में। गस्टेटरी का मतलब स्वाद संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका संबंध किस लोब से होता है, तो स्वाद संबंधी जितने भी क्षेत्र होते हैं उसका संबंध पैरिएटल लोब से होता है, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत पहले से हम इमेजिन करने लगते हैं, पहले से स्वाद उसका आना इमेजिन मतलब रियलाइज़ करने लगते हैं, ठीक है, अनुभव करने लगते हैं। टेम्पोरल लोब क्या होता है, तो इसमें क्या होती है, भाषा की समझ। ये क्या होता है, भाषा की समझ होती है। ध्यान से देखिएगा,
टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, टेम्पोरल लोब में होता है भाषा की समझ, किसी समझ भैया, इसमें होता है भाषा की समझ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक, दो आती है। अब हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई चाइनीज़ बोला है, जापानीज़ बोला है, तो वो तो नहीं समझ पाएंगे ना। तो भाषा की समझ जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, कौन सी भाषा, हिंदी या इंग्लिश, तो इसकी समझ, भाषा की समझ हमारे यहीं पे स्टोर होता है, यही कंट्रोल करता है टेम्पोरल लोब। तो क्वेश्चन पूछाएगा ब्रेन का कौन सा लोब या मस्तिष्क का कौन सा लोब भाषा की समझ को समझता है या उसको कंट्रोल करता है। तो भाषा की समझ को कौन समझता है, तो ये आपका हो जाएगा टेम्पोरल लोब। कौन सा हो जाएगा, टेम्पोरल लोब हो जाएगा। साथ साथ सूंघने वाला जो एरिया होता है, ठीक है, सूंघने वाला या सुनने से संबंधित, तो सूंघने और जो सूंघने वाला जो होता है, सूंघते हैं हम सब, या सुनने संबंधित कोई भी जो उसका संबंध होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा एरिया के अंतर्गत आता है, किस लोब के अंतर्गत आता है, तो टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आता है। तो जितने भी भाषा की समझ है, जो भी लैंग्वेज हम समझ रहे हैं, वो टेम्पोरल लोब के अंतर्गत ही आता है, वो कंट्रोल करता है। सुनते हैं, इसको भी कंट्रोल कौन करता है, टेम्पोरल लोब। या सूंघते हैं तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो टेम्पोरल लोब। ठीक, सबका पार्ट डिवाइड है अलग अलग। और अगर बात की जाएगी और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल का काम क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक शब्द में बताऊं तो ऑक्सीपिटल का काम ये है, ध्यान से देखिएगा और एक शब्द में बोलो तो इसका विज़न, मतलब दृष्टि के लिए जो हम देखते हैं, तो ये देखने में मदद, जैसे ऑक्सीपिटल लोब ये सबसे पीछे होता है, बिहाइंड होता है, तो ऑक्सीपिटल का काम क्या होता है, दृष्टि संबंधी होता है। जैसे हम देख रहे हैं तो हम देखना है हमें, तो ये किस लोब कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा लोब, तो हम देख रहे हैं तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ऑक्सीपिटल कर रहा है। हम सूंघ रहे हैं या सुन रहे हैं या भाषा की समझ हमें आती है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो टेम्पोरल लोब्स। या हम स्वाद के बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये जो कंट्रोल कर रहा है ये पैरिएटल लोब करता है। और हम बोल रहे हैं या हम मूवमेंट करते हैं अपने वोकल कार्ड्स, तभी हम बोल पाते हैं, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आप बढ़ते हैं, तो पहला पार्ट हो चुका कौन सा, फोर ब्रेन हो गया। अब बात करते हैं फोर ब्रेन का पहला पार्ट हो गया क्या, पहला पार्ट क्या था बताइए जरा, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम सबसे मुख्य भाग होता है, 80% होता है, कवर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने आ रहे हैं थैलमस। सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ आपके सामने क्या है, सेकंड पार्ट थैलमस है। और थैलमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलमस। देखिए, ठीक, अब थैलमस पढ़ने आ रहे हैं तो थैलमस के बारे में ज़रा समझिए, थैलमस से कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट किसे बोला गया है। ठीक है, ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, जैसे पीए जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। तो ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट किसे बोला गया है, मतलब सहायता कौन देता है, तो थैलमस देता है। कौन देता है, तो ब्रेन का पीए, या इसे बोलते हैं ब्रेन का सेक्रेटरी। तो ब्रेन का सेक्रेटरी या ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट की संज्ञा किसे दी गई है, तो थैलमस को दी गई है। किसको दी गई है, तो थैलमस को दी गई है। अगर बात की गई कि मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र किसे बोला गया है, मस्तिष्क का प्रसार क्या होता है, पहुंचाना, सूचना पहुंचाना। तो मस्तिष्क का प्रसारण का मतलब होता है सूचना संबंधित। प्रसार जो वर्ड आया है, शब्द आया है, वो सूचना संबंधित होता है। तो मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र, क्वेश्चन पूछेगा मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र किसे बोला जाता है, तो मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र बोला जाता है आपका थैलमस। यानी इन्फॉर्मेशन देना है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है थैलमस। कौन कंट्रोल करता है, थैलमस। अब जैसे बरसात का समय है, तो जैसे नमी है, जैसे बाहर गर्मी है, तो बाहर का तापमान जो नियंत्रित करता है, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पेपर में आया है कि बाहर का तापमान यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो ये आपका थैलमस ही करता है। तो बाहर का तापमान मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो थैलमस करता है। जैसे बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी है, तो हमें ठंडी लग रही है, ये ठंडी का अनुभव हो रहा है, तो ये अनुभव कौन करा रहा है, थैलमस। बाहर गर्मी है तो हमें गर्मी लग रही है, तो ये अनुभव कौन करा रहा है, थैलमस। अगर हम जल गए तो जो जलन आ रही है वो किसके कारण आ रही है, तो थैलमस। जितने भी सारी चीज़ें हैं, ठंडा लगना, बर्फ़ लग जाए तो ठंडा लग रही है हमें, ठीक, तो ये जो टेम्परेचर, बाहर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, तो ये हमारा थैलमस करता है। और थैलमस किसके अंतर्गत आता है, तो फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। अब
थैलेमस के बाद अगर हम डिस्कस करें, थैलेमस के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो हाइपोथैलेमस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भैया? हाइपोथैलेमस। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। हाइपो का थैलेमस समझ जाइएगा, बस एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको क्या है ध्यान से देखिएगा। ये हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। और किसके नीचे? तो किसके नीचे? तो थैलेमस के नीचे। तो थैलेमस के नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपो क्यों जुड़ा, समझ गए? क्योंकि थैलेमस के नीचे पाया जाता है, इसीलिए हाइपो को बोलते ही हैं नीचे, इसीलिए थैलेमस के नीचे ही पाया जाता है। थैलेमस के नीचे पाया जाने वाला हाइपोथैलेमस होता है। एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के जरिए आपको समझाता हूँ कि ये एक ऐसी संरचना होती है कि देखिएगा ध्यान से, मैं ये आउटलाइन फिगर बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए क्या है आपका, तो ये है आपका थैलेमस। ये क्या है भैया? ध्यान से देखिएगा, ये TH मतलब थैलेमस है, और ये क्या है आपका? HY मतलब हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन पूछा था एक क्वेश्चन, तो थैलेमस के नीचे पाए जाने वाला हाइपो का मतलब होता है नीचे। किसके नीचे? थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे पाए जाने वाला ग्लैंड कौन सा होता है? तो हाइपोथैलेमस पे टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन इसलिए मैं फिगर बनाया हूँ, पेपर में पूछा जाता है कि थैलेमस को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करने के मतलब करने का या जोड़ने का काम किसका होता है? तो कनेक्ट करने का काम होता है इनफंडिबुलम का। किसका होता है भैया? इनफंडिबुलम का। किसका होता है? इनफंडिबुलम। तो आपको जितना टफ से टफ मैंने था बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश की आपको। तो थैलेमस के नीचे पाया जाने वाला ग्लैंड कौन सा है? तो आपका ग्लैंड अगर पूछाएगा तो हाइपोथैलेमस। या थैलेमस से जुड़ी हुई संरचना का नाम बताइए, इनफंडिबुलम। ये थैलेमस को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करने या ज्वाइंट करने का काम किसका होता है? तो इनफंडिबुलम। सो नेक्स्ट आपको समझाना है यहाँ से हाइपोथैलेमस से। ठीक, उसके बाद आएगा आपका, समझ ही रहे, फोर ब्रेन खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आएगा मिड ब्रेन, फिर आपका हाइंड ब्रेन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पूरा ब्रेन का टॉपिक कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।